चलो भाई फाइनली स्टार्ट करें हम रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे हम, एकदम क्विक रिवीजन। बराबर स्टार्ट करें। चलो भाई, कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ 1866, 1882, 1913, 1956 और भी बीच में छोटे मोटे भी आए थे, मेन थे। चलो भाई, कंपनी की फीचर्स। आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को इंसान ने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन, मैन मेड है, लॉ के तहत बनती। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। केस लॉ बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी के। सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जीत गया था जब 3 जज थे, बोलो हाँ। बस उन्होंने कहा था कि भले नीचे दोनों कोर्ट में हारा हो लेकिन सैलोमैन अलग है और कंपनी अलग है, इसलिए सैलोमैन को प्रायोरिटी पे डिवेंचर होल्डर, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसलिए पहला पेमेंट 6050 के एसेट का सैलोमैन को होगा क्योंकि उसके डिवेंचर है। आउटसाइड क्रेडिटर्स हार गए थे। कंपनी अलग, मेंबर अलग, चाहे एक व्यक्ति कंपनी में सब कुछ भी क्यों ना हो फिर भी कंपनी अलग होती है और मेंबर। इस पे भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सैलोमैन वाले केस पे भी पूरी कहानी दे देंगे। एक ही व्यक्ति था, वही डिवेंचर होल्डर भी था, वही ये भी था। अंत में जो है उसने क्लेम किया कि मेरे को एसेट के अंदर पैसा चाहिए। आउटसाइडर का कहना है कि ये और कंपनी को अलग अलग थोड़ी है, इसलिए पैसा हमको मिलना चाहिए। आपको बताना है कि कौन जीतेगा। तो उसमें जो भी नाम दिया उन्होंने, सैलोमैन की जगह राज, प्रिया, जो भी दिया है आपको उसको जिताना है। ये और कौन से वाले केस का रेफरेंस देना है? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड ली वर्सेस ली एयरफील्ड। भाई ली पायलट भी था, सब कुछ था कंपनी में, प्लेन क्रैश में मर भी गया कंपनी के लिए काम करते करते। वाइफ ने मांगा कि भाई मेरे हस्बैंड को कॉम्पेंसेशन दो। एम्प्लॉइज बोले काय का एम्प्लॉय, वही कंपनी चलाता था उसकी कंपनी, बोले नहीं वो अलग कैपेसिटी, एज एन एम्प्लॉय अलग कैपेसिटी, कंपनी अलग, मेंबर अलग होता है, ठीक, इसलिए उसको एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मकोड़ा ने क्या बोला? मकोड़ा के केस में बोला कि भाई कंपनी की प्रॉपर्टी में किसी भी मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लिया अपने नाम से, बाद में कुछ हुआ तो बोला कंपनी की प्रॉपर्टी थी, मैं मेंबर हूं, इंश्योरेंस का पैसा मेरे को दे दो। बोले मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। बराबर। आगे कंपनी में, हाँ, इशारा 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 इशारा, आगे बोलो। सेपरेट प्रॉपर्टी, चाहे जो हो जाए 3000 करोड़ भी लगा दूं लेकिन मेरे को एक दिन के लिए भी, एक रात के लिए रुकने के लिए नहीं मिलेगा इन्फोसिस के ऑफिस में। बोलो हाँ। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, मेंबर की। अच्छा, इन सब के पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसी से बनते सारे। कॉमन सील ऑप्शनल है लेकिन अगर चाहे तो कंपनी रख सकती है, एंड इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। और वो कैसे दिखती है आपको मालूम है ना? एनग्रेव होती है वो, ना कि वैसे छापा लगाने वाले, यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, वैसे वाले नहीं। अगला, कंपनी अपने खुद के नाम से सू हो सकती है, अपने खुद के नाम से सू कर सकती है, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों अपने खुद के नाम से बन सकती है कंपनी। चलो अगला, कंपनी के शेयर्स कैसे होते हैं? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है लेकिन उसमें भी ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली, जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल। मैनेजमेंट बोर्ड करता है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होती है, तो सेपरेट मैनेजमेंट है, ठीक। अगला, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। जनरली लिमिटेड ही होती है, एक्सेप्शनल केसेस जहां लिमिटेड हो जाती है, या तो वो कॉर्पोरेट वेल उठाओ तब लिमिटेड होती है, या फिर अनलिमिटेड कंपनी ही बनाई हो तो अनलिमिटेड होती है। याद आया? इन सम केसेस हाउएवर द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स में भी अनलिमिटेड, कॉर्पोरेट वेल उठाने वाले केसेस में। अभी आगे इस पॉइंट का इंटरप्रिटेशन अब आया? हाँ, पहले आ गया था ना। आगे, हाँ भाई, कंपनी नेशनलिटी और रेसिडेंस तो हो सकता है कंपनी का, किस देश में जन्मी है और कहाँ रहती है, कहाँ का निवास है। पर सिटीजनशिप, क्योंकि सिटीजनशिप किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को। चलो भाई, कॉर्पोरेट वेल उठाना किसको बोलते हैं? आमतौर पे कंपनी और मेंबर अलग हैं, बोलो केस लॉ बोलो। सैलोमैन अलग है, इस बात का केस लॉ तो सैलोमैन है ना, अलग होते हैं इस बात का केस लॉ तो सैलोमैन है। बहुत बढ़िया, इसी से तो रेफरेंस उठाते हैं अपन हमेशा। ये वाला प्रिंसिपल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है? गोल्डन वर्ड्स, सैलोमैन में। लेकिन हर बार सैलोमैन थोड़ी लगाते हैं, जब तक सब कुछ अच्छा हो रहा हो तब तक तो कंपनी कर रही है। अपना वो पपेट वाला एग्जांपल याद है? किसी दोस्त को मत बता देना, वो जाके अपने टीचर को बताएगा, उनका टीचर अगली बार से पढ़ाने लग जाएगा, यूएसपी खत्म हो जाएगा। ये ना बात समझ में? प्लीज कोई हवाबाजी नहीं करोगे मेरे नाम की और खुद के नाम की। आपको अलाउड है, जिस दिन टीचर बनो मेरे एग्जाम्पल यूज कर लेना सारे, पहले ही बोला था मैंने, इसके अलावा किसी को नहीं बताने। डालो अटेम्प्ट की कसम की, समझ गए? हाँ हाँ, तो क्या बोल रहा था? अच्छी चीज, हाँ। तो भाई, पर्दे के पीछे जो चलाते हैं नेचुरल लोग, और आगे अगर सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो यही माना जाता है कि पर्दा डाला है, कंपनी अलग, मेंबर अलग, सब कुछ कंपनी के नाम से हो रहा है। लेकिन जब कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी का, कॉर्पोरेट पर्दे का, कॉर्पोरेट फसैड का, कॉर्पोरेट शेल का, कॉर्पोरेट ककून का इस्तेमाल गलत कामों के लिए, टू डिफेंड फ्रॉड, कमिट फ्रॉड, डिफेंड रॉन्ग, जो भी अपने पढ़ा था वो केस मिल्वॉकी रेफ्रिजरेटर वाला,
गलत गलत कामों के लिए हो तो फिर हम कॉर्पोरेट वेल को उठा देते हैं और पर्दे के पीछे जो गलत लोग हैं उनको पकड़ के पनिश, तब हम ये भूल जाते हैं कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये मानते हैं कि जो कंपनी वही तुम हो और तुमने ही किया है तो तुम ही फंसोगे। जल्दी बोलो, इसके कुछ जुडिशियल केसेस हैं क्या, कोर्ट के केसेस, और कुछ स्टैट्यूटरी भी है जो लॉ में लिखे हैं। लॉ वाले बता दो पहले तो। अल्ट्रा वायरस काम में मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम और मेंबर रिड्यूस बिलो मिनिमम लेवल फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, तो फिर कॉर्पोरेट वेल उठ जाती है। रिमेंबर, अब लॉ ने कब कब उठाया, कोर्ट ने कब कब उठाया है। टैक्स इवेजन, दिनशा मानिक जी पेटेड। कैरेक्टर क्या है कंपनी का, भी एनिमी तो नहीं कहीं, डेमलर। पब्लिक पॉलिसी प्रोटेक्ट करना, भाई लोग खफा हो जाएंगे अगर एनिमी के साथ। कॉर्नर्स ब्रदर्स, फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करे कोई गलत काम। गिलफर्ड मोटर कंपनी, कंपनी को एजेंट के तौर पे यूज कराओ। आरजी फिल्म्स, किसी अच्छे कानून में जिसमें किसी का भला होता हो, वेलफेयर होता हो, ऐसे किसी कानून को अवॉइड करने के लिए, तो अवॉइड अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, वर्ड बाय वर्ड है ना, लेजिस्लेशन वेलफेयर लॉजिक से पढ़ा आपने पूरा, बहुत बढ़िया। पार्वती लिमिटेड कंपनी, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब तथा जिसके आर्टिकल्स में 3 पॉइंट होते हैं, वो 3 पॉइंट बोलो। लिमिट्स, रिस्ट्रिक्ट्स, प्रोहिबिट्स। लिमिट्स, रिस्ट्रिक्ट्स, प्रोहिबिट्स। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट सिक्योरिटीज। एक एक वर्ड का आपने चिरफाड़ कर रखी है। प्रोहिबिट का क्या मीनिंग है, सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है, और किस बात का प्रोहिबिट, पब्लिक इन्विटेशन। और पब्लिक इन्विटेशन किसको बोलते हैं, इसकी भी बात कर रखी है अपन। ये चुटकी लेने वाले पॉइंट है, लेकिन फिर भी नहीं लेना अपने को, मालूम पड़ जाएगी, नहीं तो जवाब देना पड़ता है कभी कभी, या तो जवाब मत देना, बोले ऐसे ही पूछ रहे थे बस। चुटकी ले तो ऐसे ही लेना है, ज्यादा जो उसमें बता मत देना कि हमको आता है, अपने को बताने को नेगेटिविटी भी नहीं फैलानी है। हाँ, फिर क्या, ज्वाइंट मेंबर को 200 की गिनती में एक गिनते हैं, पहला। दूसरा, पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय को हम गिनते ही नहीं है, एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन कौन से वाले, जिन्होंने शेयर तब लिए हों जब वो मेंबर एम्प्लॉय थे, द शेयर्स उनके जो, और वो भी कब के, पहली बार के बाद के, उनके पास जो शेयर हो वो पहली बार के तब के हो जब वो एम्प्लॉय, फ्रेश शेयर उनके पास एम्प्लॉयमेंट के दौरान के, पहले के पड़े रहे हैं फिर भले एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी ले तो वो काउंट होंगे। वो पूरा खेल खेला था अपन ने, केस बना बना के, वो सिर्फ अपन ने किया था। चलो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तथा ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडरी हो किसी ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट बिल्कुल भी ना हो, नॉट बीइंग अ प्राइवेट। ये फिर अगला इंटरप्रिटेशन है, आपको किसी को बताना नहीं है। नॉट बीइंग अ प्राइवेट की यानी कि इंडिपेंडेंट पब्लिक की अगर कोई प्राइवेट सब्सिडरी हो तो वो इस एक्ट के सर्टन पर्पजेस के लिए क्या मानी जाती है, पब्लिक लिमिटेड मानी जाती है। नॉट फॉर ऑल पर्पजेस बट फॉर सर्टन पर्पजेस। फिर चाहे वो अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट ही क्यों न रही आए, लेकिन फॉर सर्टन पर्पजेस इट शैल बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक लिमिटेड। उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोलते हैं, डीम्ड पब्लिक। अच्छा, पहले मिनिमम पेड कैपिटल पब्लिक में 5 लाख थी और प्राइवेट में 1 लाख थे। अभी सभी तरह की कंपनियों से मिनिमम पेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हट गई है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। चलो, ये भी हो गया। पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस तो कर ही लोगे, है ना। अलग अलग प्रकार की कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर की नॉमिनल वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड, अगर वो पूरी करती तो उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देना। लिमिटेड बाय गारंटी, तो बोलिए 2 प्रकार की, अगर शेयर कैपिटल भी है तो शेयर कैपिटल का अमाउंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम प्लस गारंटीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो भी जरूरत पड़े उतना, पूरा नहीं, ठीक। अच्छा, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो बोले लाइफ टाइम में तो कोई पैसा नहीं मंगा सकते, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप गारंटीड अमाउंट, वो भी जितना जरूरी उतना। कहां मिलेगा लिखा हुआ गारंटी अमाउंट, एमओए के लायबिलिटी क्लॉज में। सब हर व्यक्ति अपना अपना लिख के जाता है, मेरी इतनी मेरी इतनी, क्या एक फिक्स अमाउंट होता है, तो वो फिक्स कौन करता है, प्रमोटर्स एट द टाइम ऑफ इन्फॉर्मेशन। या फिर अगर वो अमाउंट आपको बाद में ऑल्टर करना तो ऑल्टर भी कर सकते हो, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, यूनानिमस। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनानिमस, ये कोई इंट्रेंचमेंट से यूनानिमस नहीं हुआ है, बाय डिफॉल्ट यूनानिमस। हाँ, खास बात है। अगला, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, इसमें भी अगर शेयर कैपिटल है तो लाइफ टाइम में कभी मंगा सकते हो या वाइंडिंग अप पे, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी का अमाउंट वाइंडिंग अप पे मंगाओगे। लेकिन इन सभी केसेस में डायरेक्टली आउटसाइडर मेंबर से नहीं मांग सकता है, कोई सी भी कंपनी हो, शेयर हो, गारंटी हो या अनलिमिटेड हो। आउटसाइडर कभी भी सीधे कंपनी के मेंबर से डायरेक्टली मांगने, सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, वो कंपनी से मांगेगा, मेंबर से पैसा कंपनी मांगेगी। तो मेंबर की लायबिलिटी किसके प्रति, और कंपनी की लायबिलिटी किसके प्रति, क्रेडिट। कंपनी का क्रेडिटर कंपनी का है, मेंबर का नहीं है। तो मजे की बात है कि कंपनी की लायबिलिटी हमेशा कैसी होती है, कंपनी की जितना लेगी उतना पूरा चुकाना है, पूरी अनलिमिटेड है। वाह, चलो भाई। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 3+XY, हाँ, LIC
यूटीआई की स्पेसिफाइड कंपनी और आईडीएफसी, ये तीन, प्लस सीजी के द्वारा मेंशन कंपनीज स्पेसिफाइड, और सीजी और आरबीआई की कंसल्टेशन से जो कंपनी प्रिस्क्राइब हुई है वो, ये 5 पीएफआई। बड़ा आसान है। अगला, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल का गवर्नमेंट ले ले, चाहे सीजी ले, एसजी ले, या एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, ठीक। तथा इसका ऑडिट कौन करता है? सी एंड एजी ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पक्का? वाह। हाँ, नाम एक गवर्नमेंट कंपनी का, बीएसएनएल, बीएचईएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ओआईएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसएआईएल, जेआईएल हो गया। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, भाई होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अ या मेनी भी हो सकता है, इन रिलेशन टू सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी, जो भी। और सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी ने या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन का कंट्रोल हाथ में ले लिया हो, या फिर मोर देन हाफ ऑफ इट शेयर कैपिटल ले लियो। कौन सी शेयर कैपिटल? टोटल शेयर, इंक्लूडिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जोड़ के जो आएगा उसका 50% या ज्यादा, याद रखना ही है, अच्छे से बताया, क्लियर। इसके अलावा लेयर वाला रूल क्या है? अगर एक सब्सिडरी की सब्सिडरी है तो वो भी होल्डिंग की ही सब्सिडरी मानी जाएगी, लेकिन ये लेयर कहां तक है? जितनी सरकार प्रिस्क्राइब कर दे वहां तक है। हाल फिलहाल ये सरकार की प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है? सेकंड तक चल रही है, उसके नीचे ये रूल नहीं लगता। इन सबकी बैलेंस शीट कैसी बनती है? कंसोलिडेटेड, होल्डिंग में ही बनता है, वो सब इन्हीं के रिश्ते में जाता है। ये भी हो गया, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है? मोर देन हाफ, ऑल या मेजोरिटी डायरेक्टर्स को जब आप अपॉइंट या रिमूव करने का पावर ले लो, और वो पावर कैसे आता है आपको मालूम है? कोई लोन दिया हो तो उस तरीके से आपकी ग्रुप कंपनी हो, सब्सिडरी बनाई हो डायरेक्ट, तो वो पावर आपके हाथ में आता है। और यहां पर इस सेक्शन में कंपनी वर्ड का अर्थ एनी बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब सभी बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट्स कंपनी के डेफिनेशन में इस सेक्शन के लिए, इस क्लॉज के लिए मानी जाती है। मतलब एनी कंपनी तो छोड़ो, एनी कॉर्पोरेट कैन बी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी अंडर दिस एक्ट। बराबर से 5 मिनट में। एसोसिएट कंपनी बोलो फॉर्मूला, कितने परसेंट शेयर ले लो कि एसोसिएट बन जाएगी? उस अगेन टोटल शेयर कैपिटल का 20% या उससे ज्यादा, पर 50% या उससे कम, उससे ज्यादा ले लिया तो फिर होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता हो जाएगा। या फिर आप ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो साथ में, तो भी आप एक दूसरे को क्या कहलाओगे? और ज्वाइंट वेंचर किसको बोलते हैं? जहां पर नेट एसेट्स जो है उस वेंचर की, उसके ऊपर दोनों का ज्वाइंट राइट्स इक्वल हो, जरूरी नहीं ज्वाइंट राइट्स हो। लिखा है क्या इक्वल? नहीं, 50-50 हो थोड़ी जरूरी, 70-30 भी हो तो भी हो जाएगा। ज्वाइंट राइट होना चाहिए, ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द वेंचर, है ध्यान रखना। आप देखो गड़बड़ हो जाते ना, इक्वल बोल दिया आपने, इक्वल कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा। सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 8। पहले सेक्शन 25 में होती थी, आजकल नए एक्ट में सेक्शन 8 में हो रही है। चैरिटी का काम करती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। और इनसे आने वाला जो पैसा है वो प्रॉफिट है कि सरप्लस है? हर बात पे बात की। हाँ, वो जो सरप्लस है वो कहां लगाना है? अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगाना है। कहां नहीं बांटना है? मेंबर्स को डिविडेंड को बांटने के पे प्रोहिबिशन लगाना है। और इनमें से कुछ भी गड़बड़ करो तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक। सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट का, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट का, जो भी आपका काम है उसमें घोटाला गड़बड़ करिए तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। अच्छा, इसका मर्जर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के साथ होता है, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, बराबर। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी जो है उसमें पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर हो सकती है। खास बात, अगर स्पेशल पॉइंट है कि भाई यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म मेंबर बन सकती है, बहुत बड़ा। इसके अलावा इसको अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं। बाकी जो एक नॉर्मल कंपनी के राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं एक लिमिटेड कंपनी के, वो सब इस पे भी एप्लीकेबल। और अगर इसको किसी स्पेसिफिक टाइप की कंपनी में कन्वर्ट होना है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लगती है और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन से वही बैलेंस शीट जीरो पे लानी है, सारी एसेट्स दान में लगा देनी है और फिर नए सिरे से स्क्रैच से शुरुआत करनी है। यू कैन नॉट यूज द मनी यू ऑलरेडी हैव विथ यू which you acquired by way of charity in your profit making endeavors, right? आया ना? नेक्स्ट हो रहा है कि नहीं सही? बिल्कुल टाइमली। अगर सही पढ़ा हो तो जरूरत, देखो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आपको बोला था एक बार कि 300 ग्राम का लड्डू खिला दो ना, बोला था कि नहीं बोला था? तो इतनी तृप्ति हो जाती है कि दूसरा एक दाना भी खाने की इच्छा नहीं रही, इतनी नहीं, पेट आत्मा तृप्त हो गई। बोलो हाँ।
वही खेल करते हैं हम, भले एक बार कराते हैं, टाइम लेके कराते हैं, पर अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर जरूरत ही नहीं वैसे देखा जाए तो। ऑनेस्टली बोला, वो करा रहा हूँ, बात अलग है, सब आता है। चलो ओपीसी जितना चलता उतना बनाए थे। बताओ भाई कितने मेंबर इस कंपनी में? दो होते ना, पक्का एक। तो दूसरा कौन है फिर? उसको क्या करना पड़ता है? कहाँ लिखते हैं उसका नाम? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एमओए में लिखते हैं। बदल सकते हैं उसका नाम जब चाहे तब, और वो चाहे कि मुझे नहीं रहना, विड्रॉ करना हो तो उसका नाम जब भी बदला जाएगा तो पूरा हड़कंप मच जाएगा। ऑल्ट्रेशन इन एमओए कहलाएगा वो। फिर क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल चेंज। मतलब उसमें वो परमिशन लेना, ये लेना, प्रस्ताव पास करना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल चेंज, बहुत बढ़िया। अब कर भी तो नहीं सकते, है समझ में? मतलब क्या करोगे प्रस्ताव वस्ताव पास करके? ओपीसी की इच्छा है, मैंने जिसको रखा मेरे को बदलना है, बदल दिया, बात खत्म। किससे पूछना? कौन से शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी? लॉजिकली सुनना। क्यों? क्योंकि अकेले ही तो शेयर होल्डर है, तो किसको बुला के चेंज करोगे? खुद से ही कर दो बस। चलो, ये जो नॉमिनी है ये कब क्या बन जाता है? जल्दी जल्दी। ओपीसी की डेथ या इनकेपेसिटी किसी प्रकार से होने पर उसकी जगह मेंबर, तो वो मेंबर बन जाता है। तो फिर नॉमिनी कौन रहता है? फिर वो नया नॉमिनी बना, और नॉमिनी पहले मर जाए तो ओपीसी का ओपी नया नॉमिनी बना, और दोनों साथ में मर जाए तो नहीं। तो ओपी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो ओपी बन जाएगा, और वो नया नॉमिनी रख लेगा। और कोई भी नहीं है उसका तो फिर वो तो पड़ी रहेगी, कुछ दिनों बाद अपने आप ही आरओसी डिसॉल्व कर देगा, वाइंड अप कर देगा। सब इतना भी कोई मरे नहीं जा रहे, चलाते रहो जिंदगी भर। कोई नहीं है तो मत चलाओ भाई। चलो ये हो गया एक। फिर है कि ये जो ओपीसी है ये कौन सा फॉर्मेट है, मतलब किस फॉर्मेट का सब्सटीट्यूट है? सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सटीट्यूट है। कौन से फॉर्म में? कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हाँ, ये लाइन तो बोल ही गए थे। और ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये भी बोल सकते हैं। जो कौन लेके आया है? कंपनीज एक्ट 2013 जब आया अपने साथ, उसके पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं थी कंपनीज एक्ट में। ये भी हो गया। इसमें एक मेंबर होता है, ये भी हो गया। हाँ, इसमें हाँ, ओपीसी का ओपी बनने के लिए और नॉमिनी बनने के लिए क्या जरूरी है? 120 डेज इंडिया में रहना जरूरी है। चाहे आप रेसिडेंट हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। सिटीजन होना जरूरी है, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और एटलीस्ट जिस साल बना रहे हो उस साल और उसके बाद आगे हमेशा एक स्टेटस मेंटेन करना है कि कम से कम इंडिया में 120 दिन तो रहना ही है। किसको? ओपी को कि नॉमिनी को? दोनों के लिए सेम कंडीशन है। हाँ हाँ, एक से ज्यादा ओपीसी में, दो या दो से ज्यादा ओपीसी में, अगर आप दो तो खैर नहीं पॉसिबल, दो से ज्यादा। एक में ओपीसी का ओपी रह सकते हो और एक में नॉमिनी। और जिसमें नॉमिनी थे उसका ओपी मर गया था, आप उसमें भी ओपी हो गए, तो दो में ओपी कब तक रह सकते हो आप? 6 महीने। और 6 महीने में आपको क्या करना है? चूज करना है, इलेक्ट करना है कि किसमें रहना है। ठीक। ऑब्वियसली किस में रहता है जनरली आदमी? जिसमें ओपी था उसमें ओपी रहेगा जनरली, है ना, क्योंकि वो पहला पैर है। बाकी उसकी इच्छा पे। माइनर ओपीसी में ना बेनिफिशियरी हो सकता है, ना ओपी हो सकता है, ना नॉमिनी, कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। सेक्शन 8 कंपनी जो है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, या इन्वेस्टमेंट कंपनी, या किसी तरह से किसी बॉडीज कॉर्पोरेट की शेयर्स में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का काम ओपीसी नहीं कर सकती है। ठीक, मतलब इनमें से, क्योंकि सारे बड़े लेवल के काम है या ज्यादा लोग चाहिए इन कामों को करने में, ये रीजन था। फिर ओपीसी सेक्शन 80 बन सकती है, इसका कारण तो कार्तिक मैंने आपको ही बताया था, याद है? भाई दान ही करना है तो अकेले कंपनी बना के दान क्यों कर रहे? वैसे ही कर दे। सिंगल पर्सन कंपनी बना के क्या ही तो दान कर लेगा? अगर चैरिटी करना है तो ऐसे ही कर ले, कंपनी क्या बना रहा है उसमें। चलो ये भी हो गया। इसके बाद ओपीसी क्या नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है? नॉर्मल प्राइवेट में कन्वर्ट होना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 डायरेक्टर आने पड़ेंगे और एक मेंबर भी लाना पड़ेगा, एटलीस्ट एक मेंबर। तो 2 मेंबर 2 डायरेक्टर हो जाएंगे। बाकी 3 पॉइंट तो लिखे ही हैं, क्योंकि ओपीसी किसका प्रकार है? प्राइवेट लिमिटेड, तो आर्टिकल्स में 3 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। बहुत बढ़िया, सारे हो गए पॉइंट कवर। सबको याद था ईमानदारी से सारे पॉइंट? बढ़िया। चलो ओपीसी हो गया। अदर टाइप फॉरेन कंपनी, जल्दी बोलो। विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिजिकली हो, चाहे खुद से आई हो या एजेंट के थ्रू आई हो, एंड तथा जो भारत में किसी न किसी प्रकार से बिजनेस एक्टिविटी करे। वो बिजनेस एक्टिविटी जरूरी गुड्स या सर्विसेज ही हो। ऑर्डर लेना भी एक बिजनेस एक्टिविटी। भाई यहां सिर्फ ऑर्डर लेने का लाइसेंस ऑफिस खोला है तो भी चलेगा, है समझ में? बशर्ते वो कंपनी बनी कहां होनी चाहिए?
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नाइजन ऑफिस वर्ड आप समझते हो। चलो ये भी हो गया। उसे कहाँ रजिस्टर कराना पड़ता है? आरओसी न्यू दिल्ली और आरओसी ऑफ द स्टेट इन विच इट फर्स्ट एस्टैब्लिशेस इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। परफेक्ट। बराबर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं? मतलब रिकॉल होना चाहिए ना सब कुछ, तो रिवीजन का मजा है। लिस्टेड कंपनी, सॉरी, अगली प्रकार की कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टिंग कब होती है? जब किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट हो जाते हो। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अफिलिएटेड स्टॉक एक्सचेंज, और उसके साथ लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ फीस देना पड़ती है, और जब उनका नाम, आपकी कंपनी का नाम उनके स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में चढ़ जाता है तो आप क्या हो गए? लिस्टेड। अब आपके शेयर कैसे हो जाएंगे? पब्लिकली ट्रेडेड हो जाएंगे। जनता भारी मात्रा में शेयर खरीद बेच सकती है। जो जो का उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्शन है, जिन जिन के डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट है, वो खुलेआम शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उन सब की जानकारी, मतलब बार बार कंपनी को मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि मेंबर बदला, ये हुआ, वो बड़े लेवल पे अपने आप काम हो जाता है। अनलिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? विच इज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड होती है कि अनलिस्टेड? दोनों हो सकती है। अगर इच्छा हो तो लिस्ट कराओ, नहीं तो अनलिस्टेड भी रह सकती है। और प्राइवेट अनलिस्टेड ही रहती है। ओपीसी अनलिस्टेड ही रहती है। स्मॉल कंपनी अनलिस्टेड ही रहती है। बहुत अच्छा। अगली डेफिनेशन ही वही है, 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? लेटेस्ट अमेंडेड नोट से, हाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर यही लिमिट है, जिसकी पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, और जिसका टर्नओवर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से, दिमाग में लिख के चलना है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनी होती है। ऐसी, इसका मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ है और पेडअप कैपिटल 50 लाख है। स्मॉल कंपनी है नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला ही शब्द है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक तो हो ही नहीं सकती स्मॉल, जब भी होगी प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट में भी अगर कोई प्राइवेट किसी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, तो वो नहीं होगी, या अगर कोई प्राइवेट सेक्शन 8 कंपनी है तो वो भी स्मॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर होल्डिंग है, सब्सिडरी हो, तो फिर तो आप तो 1+1 11 हो, सिनर्जी आपके पास। किसी की सब्सिडरी हो तो ऑलरेडी किसी के साथ जुड़े हुए हो, या किसी की होल्डिंग हो तो फिर तो आप पावर में हो। ऐसे लोग, पावरफुल लोग, फिर उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखी जाती है। फिर तो वो, जैसे कि शादीशुदा हो जाए तो फिर उम्र नहीं देखी जाती है, उसको मैच्योरी माना जाता है। लॉजिक याद आ रहा है? मैंने बताया था आपको ऐसा। बस, अगर आप किसी की होल्डिंग है, सब्सिडरी बन चुके हो, तो फिर आप स्मॉल नहीं हो। और दूसरा, सेक्शन 8 क्यों नहीं स्मॉल होती? क्योंकि अच्छा काम करने वाले कभी छोटे लोग, दान देने वाला छोटा, दान देने वाला हमेशा बड़ा है। पूछो क्यों? लेने वाले का हाथ नीचा होता है, देने वाले का ऊंचा होता है। बोला हाँ, तो देने वाला हमेशा ऊंचा, ऊंचा यानी बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा कैसे हो सकता है? समझ में आया? लॉजिकल बात है। देने वाला हमेशा बड़ा, जो देवे वो देवता, जो मांगे वो मंगता। क्या हुआ? ये कहावत है। हमारे जैन ग्रंथ में एक बात लिखी बहुत अच्छी, आत्मानुशासन में बहुत अच्छी बात लिखी है। उसमें लिखा है कि जब आपके मुंह से दीजिए शब्द निकलता है, क्या निकलता है मुंह से? दीजिए शब्द निकलता है। कुछ जब आप मांगते हो, ऐसे नॉर्मल में जरा नमक देना खादा खाते हो, वैसा वाला दीजिए नहीं है। अपने जिंदगी चलाने के लिए भीख वाली, जब ये मेरे को दे दो यार, मेरे को दे दो, जब आपके मुंह से दीजिए शब्द निकलता है, तब आपके मुंह से श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, लक्ष्मी आदि सभी देवियां उस दीजिए शब्द के, जैसे दीजिए शब्द बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ ये भी निकल जाती है। समझ में आया? लक्ष्मी गई, सरस्वती गई, धृति यानी धैर्य की देवी, जो पेशेंस रहता है, धृति देवी गई, कीर्ति देवी गई, जिससे यश मिलता है, नाम होता है, फेम मिलता है, सब गई। ये सब देवियां हैं हमारे यहां, मालूम है ना आपको? इन सब देवियों की आराधना की जाती है। आया समझ में? तो जब आप दीजिए शब्द बोलते हो तो सब चली जाती है, मतलब आदमी एकदम दरिद्री हो जाता है मांगने पर। नहीं मांगने वाला भले ही गरीब है, दरिद्री नहीं है। अंतर आई बात समझ में? कम में काम चला लो पर मांगो मत, जो है उसमें काम चला लो।
सूखी रोटी खा लो भाई, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, मांगा नहीं किसी से। भामाशाह ने आगे होके दे दिया, बात अलग है, पर मांगा नहीं। याद आ रहा है? जो वीर पुरुष होते हैं, जो अंदर से कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, मांगते नहीं किसी से कभी कुछ। आगे बात समझ? हाँ तो बोलो, अच्छी बात बताइए यार। एक तो ऐसे बैठे रहते हैं साधु संतों के प्रवचन सुनने बैठे हैं। चलो भाई, हाँ वैसे शास्त्र की बात बोलते तो कोशिश करता हूँ कि फिर चुत लगता है। अपन लोगों की परवरिश सब लोगों की अलग तरीके से, समझ में आ रही है आपको बात? आम लोग नहीं है, अपन लोग आम लोग नहीं है। अपने आप को कभी भी आम मत समझना, आप बहुत खास हो। आया समझ में? हमारे गुरुजी बोलते प्रज्ञा सागर जी महाराज कि दिन में 21 बार बोलना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कितनी बार मिनिमम? इससे ज्यादा ही बोल सकते हो आप। कितनी बार? 21 बार। क्या बोलना है? मैं सर्वश्रेष्ठ। और जरूरी नहीं एक बार में 21 बार बोलो आप। आपने 3 बार बोल लिया सुबह उठ के, फिर कभी ऐसे लंच ब्रेक हुआ, याद आ गया एकदम 5 बार बोल लिया। ऐसे टोटल मिला के दिन भर में 21 बार मिनिमम बोलना है आपको। और ज्यादा आ जाए तो ज्यादा बोल लो, चलेगा। ये ऑटो सजेशन है। चलो, है कि नहीं है भाई सवाल? अपन सब सर्वश्रेष्ठ तो कितने करोड़? 4 करोड़ और 40 करोड़। निधि कंपनी जो अपने ही मेंबर्स का डिपॉजिट लेती है पैसा, उनसे सेविंग करा करा के और जमा करती जाती, कल को जरूरत पड़ेगी तो तुमको दे देगी, तुम्हारा पैसा वापस कर देगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और कभी बीच में अगर लोन की जरूरत पड़ गई तो अपने ही लोन को, मेंबर को लोन भी, पर अपने ही मेंबर से डिपॉजिट लेती है और लोन भी अपने ही मेंबर को देती है। और डिपॉजिट का अमाउंट जब जरूरत पड़ती है तब वापस भी कर देती है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। और लोन देती है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसमें पूरा डिविडेंड निकाल लेती है। अपना पूरा किस्सा मालूम? जस्ट लाइक काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली। चलो, पर उसका कॉर्पोरेट फॉर्म थोड़ा बड़ा है। तो निधि कंपनी हमेशा पब्लिक लिमिटेड होगी, उसके नाम में निधि बढ़ाना जरूरी है। बाकी सब बातें अपन कर चुके। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एंड टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग, ये 2-3 कीवर्ड्स है, जरूर लिख के आना। डोरमैट कंपनी, डोरमैट कंपनी बेटा जो दरवाजे के बाहर पड़ी रहती है। गलत बोल दिया क्या? एन बोलिए क्या बोलना? डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट ना हो वो डोरमेंट। ये गवर्नमेंट, ये डोरमेंट। सर इतनी सीरियस बात बोली आपने, बढ़िया वाली। हमको लगा कि यार क्या बात बोली यार, व्यक्ति की व्यक्तित्व में दम है। फिर ऐसी हल्की बात कर देते हो आप, एक अगले क्षण पूरा विश्वास हमारा डगमगा जाता है आपके ऊपर। सही है ये बात। अब मैं जोक ही नहीं मारूंगा और ऊपर से बोल रही बहुत अच्छी बात हो रही है। अब बेटा मेरा क्या, डोरमेंट कंपनी उसको किसको बोलते हैं? जो सो गई, कि जो सोई है बाद में उठेगी, या जो सोई रहेगी, या ये जो जगी हुई थी लेकिन फिर थक गई तो सो गई। जल्दी बताओ। तीनों तरह की, ये सिर्फ आपको मालूम है 3 तरह से डोरमेंट होती है। बताओ। पहला वाला जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट लेने के लिए बनी है लेकिन अभी सोई हुई है, बोल की बनी कि हम डोरमेंट है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट आएगा तो ठीक है, नहीं तो बंद हो जाएंगे। दूसरा एसेट या आईपीआर वगैरह होल्ड करने के लिए जो बनते हैं, जिनको कोई काम नहीं, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो नहीं करते, उनको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी, जो हमेशा डोरमेंट रहेगी। और तीसरी इनएक्टिव कंपनी, जो पहले तो एक्टिव थी लेकिन इनएक्टिव हो गई है, इसलिए वो डोरमेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकती है। प्रश्न ये है कि इनएक्टिव कंपनी किसको बोलते हैं? पिछले 2 सालों से जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करा हो, 2 है बेटा, 2 साल से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया हो। दूसरा, अथवा 2 साल से आरओसी को एनुअल रिटर्न और एनुअल अकाउंट्स फाइल नहीं किए हो, अथवा 2 साल से कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। ये तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं हो रही पिछले 2 साल में, और लगा इनके बीच में इंटरप्रिटेशन है आपका स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो कंपनी कैसी मानी जाएगी? इनएक्टिव। और वो इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट बनने के लिए अप्लाई, और नहीं बनेगी डोरमेंट तो थोड़े दिन में नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, वाइंड अप कर देगा आरओसी। तो अगर आपको आगे कहीं वापस से ऐसा लग रहा है कि मरने के बजाय डोरमेंट का स्टेटस लेके बैठे रहो थोड़े दिन, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस से एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि सांप देखा कभी आपने? सांप, वो क्या बोला? सांप को देखा अभी पानी पी रहा हो? कौन बोला है? वो बोल ही नहीं सकता, मेरे को पक्का विश्वास नहीं बोला, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता हो। सुनो, चलो हमें ठीक, बस हम सांप दस्ते हैं इसलिए। सुनो, सांप क्या करता है जब बहुत भयानक वाली ठंड पड़ती है,
तो सांप जो है वो हिबरनेट मोड में जाता है। कभी मोबाइल लैपटॉप में चला है हिबरनेट मोड? हिबरनेट मतलब स्लीप मोड। अब वो सांप अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म कर देता है और 6-6 महीने साल साल भर तक सांपों का गुच्छा, कम से कम 50-100 सांप एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए, जैसे कि पतंग की धागा उलझ जाती है ना एक दूसरे में। ये समझ में नहीं आती कि ये पूंछ ये वाले मुंह वाले सांप की कि इधर वाले मुंह वाले सांप, ऐसे एक दूसरे में उलझ पुलझ के वो एक दूसरे को गर्मी देते हैं। क्योंकि सांप इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मालूम है आपको ये बात? नॉर्मली ब्लड कैसा होता है? वार्म होता है, गर्म। इंसानों का खून, जानवरों का खून गर्म होता है। कुछ कुछ रेप्टाइल्स का खून कोल्ड होता है तभी। और वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इतने क्रूएल होते हैं, अल्ट्रा लेवल क्रूएल होते हैं। क्रोकोडाइल देखा आपने? क्रोकोडाइल उससे क्रूएल जानवर तो मतलब एक बार शेर में जो है दया हो सकती है। समझना बात को ध्यान से। ऐसे बहुत वर्णन आते हैं कि एक शेरनी ने एक हिरनी का शिकार किया और जब शिकार करके पेट चीर के खाया तो देखा अंदर बच्चा था, वो गर्भवती हिरनी थी। शी वॉज ए प्रेग्नेंट डियर। क्या बोलते हैं डियर का फेमिनाइन? मुझे याद नहीं क्या। हिरनी मतलब तो वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने ये वीडियो देखा है, आप भी देखना कभी, आपको मिल जाएगा वीडियो या इमेजेस इसकी यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे। तो शी वॉज सो अपसेट दैट लाइनेस, शी वॉज सो अपसेट कि उसने फिर खाया ही नहीं वो शिकार करके भी नहीं खाया। और वो बैठी रही, मतलब मुंह लटका के वहीं बैठ गई उसकी लाश के पास, उस हिरनी की लाश के पास, फॉर आई गेस फॉर आवर्स एंड डेज ऑल टुगेदर। तो है उनमें भी कुछ है अंश इमोशन का कि यार क्या हुआ ये। पर क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, बाय गॉड, इसलिए इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आज भी इंसानों में कोई व्यक्ति किसी का बहुत भयानक वाला मर्डर कर देता है ना, तो बोलते हैं ही इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ही इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। सुना है आपने? तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके जैसा ये व्यक्ति, इसलिए कौन सा फ्रेज बना, इडियम बना, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। अब यूज करना है इसका, मजा आएगा आपको। इडियम है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ठीक। तो एलिगेटर जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये बताया था मैं आपको। ये बात कहां से उठी? सांप वगैरह ये सब कोल्ड ब्लडेड है। सांप भी कोल्ड ब्लडेड, इतना कोल्ड ब्लडेड है कि सांप अपने खुद के अंडे खा जाती है। सर्पिणी जब डिलीवरी करती है अंडों की तो इतनी भूख लगती है उसको कि कुछ नहीं मिलता अगर आसपास खाने को कोई शिकार, तो अपने खुद के अंडे खा जाती है। आप सोचो ना इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड क्या हो सकता है। दैट इज वाई वी डोंट रेयर सच एनिमल्स। इवन कहना नहीं चाहिए जो डॉग लवर्स हैं, इवन दे डू इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। कैट्स डू दिस, डॉग्स, बिचेस डू दिस। अब बस ये मेरे से मत पूछो करते हैं, इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में इन्हीं जानवरों को पालना मना है। अब ठीक कोई बात नहीं, नो ऑफेंस, बुरा मत माना किसी बात का, लेकिन हमारी परंपरा में पाल रहे कोई बात नहीं, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं। सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है। पर मुझसे मेरी शास्त्र की बात सुन लो, जो मैं पढ़ता हूं, जो आप पढ़ते हैं अपन हिंदू धर्म के, जैन धर्म के। हमारे यहाँ गाय पालने की बात है। गाय, यार मेरे को उलझा देते हो तुम, पहले रिवीजन करो तो फिर याद दिलाना। 10 मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। गाय पे मेरी एक एनालॉजी है, गाय पे मेरा एनालिसिस है, 10 मिनट में बताऊंगा, अंत में टाइम बचेगा। पहले ये पूरा करते फिर बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं। कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं आपसे बोलने वाला हूं। ये एक दिन मेरे को 4-5 घंटे की रिसर्च और एनालिसिस का नतीजा है जो मैं आपको बताऊंगा। 10 मिनट में बताऊंगा, सिर्फ सुनना ध्यान से। इनएक्टिव कंपनी, तो इनएक्टिव कंपनी जो पिछले 3 साल से ये तीनों में से कोई काम नहीं करे। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, बोले आरओसी को कोई फीस का पेमेंट करा हो, किसी लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई फीस पे की हो, ऑफिस और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कोई छोटा मोटा खर्चा करा हो, या इस एक्ट की रिक्वायरमेंट थी भाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर करना कंपलसरी। तो ये वो ट्रांजेक्शन है जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं कि इनको हम गिने। इनके अलावा कोई ट्रांजेक्शन करा हो तो उसको कहेंगे सिग्निफिकेंट। इन चारों को हम इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जल्दी बोलो कितनी देर में पूरा करना है? 3 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट, फटाफट से। सबसे पहले जा रहा है एनसी स्पाइस 32, जिसमें एप्लीकेशन टू इनकॉर्पोरेट कंपनी अप्लाई करते हो कि साहब हमारी कंपनी को आप बना दो। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कितनी चीजें आती है? 2 डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, लाइन से डॉक्यूमेंट। पहला मोआ हुआ, साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स, जो बाद में क्या बन जाएंगे? मेंबर, कंपनी बनते ही। दूसरा डॉक्यूमेंट
डिक्लेरेशन साइन बाय ए बी सी डी में से कोई एक और एक्स वाई जेड में से कोई एक। वेर ए बी सी डी मतलब प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीए में इन चार में से कोई एक हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और तीसरा वो फर्स्ट डायरेक्टर या फर्स्ट सेक्रेटरी या मैनेजर ऑफ द कंपनी जिनका नाम आपने एओए में मेंशन कर रखा है, उन तीन में से किसी एक की। इन दो का द्वारा डिक्लेरेशन, इस बात का डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स अंडर दिस एक्ट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विथ या फुलफिल्ड। पक्का? फिर ये जो डायरेक्टर है इनको और क्या देना पड़ता है? एफिडेविट। किस बात का? कि हमने किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या प्रमोशन में किसी प्रकार के कोई ऑफेंस में यानी अपराध में गिल्टी यानी कि अपराधी नहीं, दोषी साबित नहीं हुए तथा पिछले 5 सालों में ही हम किसी भी कंपनी को चलाते समय मिसफिजेंस यानी गलत काम अथवा ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमारे कर्तव्यों का उल्लंघन या किसी प्रकार के फ्रॉड में सजायाफ्ता यानी कि दोषी साबित नहीं हुए, गिल्टी पाए नहीं है। मैंने आपसे बोला था गलती करना बुरा नहीं है, पकड़ा जाना बुरा है। ये लॉ का रूल है। एथिक्स बोलते हैं कि गलत करना ही नहीं चाहिए, वो अपने पर्सनल एथिक्स है, लेकिन लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है मर्जी आए जो करो, पकड़ में आ जाओगे तो जेल जाओगे, करो तो ऐसे करो कि पकड़ में नहीं आए। ये लॉ का मानना है। ठीक, तो डिक्लेरेशन भी चलेगा, एफिडेविट भी चलेगा। अब क्या करें? तो भाई सारे जितने भी, हाँ, कंपनी का एड्रेस देना। कौन सा एड्रेस? टेम्परेरी या तो परमानेंट दे दो, अगर आपको पहले से तय हो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना है। और अगर तय नहीं हो परमानेंट तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी, पत्र व्यवहार के लिए एक एड्रेस तो बताओ जब तक कि आपका फाइनलाइज नहीं होता है। हाँ, फिर आगे ऐसे याद है ना नंबर अपना, ऐसे याद कर लिया करो थोड़ा सा। कितने सारे मोमेंट्स क्रिएट किए मैंने हर पॉइंट पे, है ना, कि जो घर जाके आपको बाद में स्माइल आ जाती है छोटी सी बात पे। हाँ यार क्या बात बोली थी, मजा आ गया। हाँ, सब्सक्राइबर की डिटेल कि भाई ये जो 7, 2 या 1 7, 2 या 1, 7 इन केस ऑफ पब्लिक, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, 1 इन केस ऑफ ओपीसी। सब्सक्राइबर जो थे उनका नाम, पता, एड्रेस, पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल डिटेल नहीं, बस जो जो जरूरी जानकारी विद आइडेंटिटी प्रूफ की एक कॉपी। आईडी प्रूफ मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड में से कोई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी। चलो ये हो गया। क्या यही सब जानकारी डायरेक्टर की भी जाएगी अलॉन्ग विद डिन? और डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, 8 डिजिट नंबर गिवन वंस। उसके बाद आप जीवन में जितनी बार कंपनी में मैं डायरेक्टर बनो वही काम आता है। चलो, उसके बाद डायरेक्टर की कंसेंट लेटर कि हाँ मैं कंसेंट से अपनी मर्जी से बन रहा हूं, मेरा साइन किया हुआ कंसेंट लेटर, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स या बॉडीज कॉर्पोरेट, कि कहां कहां और मेरा इंटरेस्ट है, बेनिफिट है, और कहां कहां मैं डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर वगैरह। ये भी हो गया। उसके बाद आरओसी क्या हो जाएगा? फीस भी दोगे, फीस का भी आप पॉइंट लिख सकते हो, फीस का पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ऑल्सो द फॉर्म, सॉरी ऐसा बनाना सेंटेंस, चाहो तो लिख लो बराबर से, एक पॉइंट बना सकते हो यहां पे। सारे पॉइंट हो गए जी तक, ए बी सी डी एफ जी, जी खत्म हो गया। अब अलग से एक पॉइंट डाल दो, द फॉर्म फाइलिंग फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, द फॉर्म फाइलिंग फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस for registering the company, the form filing fees and registration fees for registering the company shall also be paid to the ROC। तो कितनी फीस पे की? एक तो कंपनी को रजिस्टर करने की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, और दूसरा ये जो फॉर्म फाइल करे थे डॉक्यूमेंट वगैरह उसके भी। द फॉर्म फाइलिंग फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस shall also be paid for registering a company or for registration of the company shall also be paid to the ROC। अपने हिसाब से लैंग्वेज बना लेना, ऐसा कुछ नहीं है ऊपर नीचे। चलो ये हो गया। उसके बाद आरओसी बेचारा समझदार आदमी, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो सेटिस्फाइड हो जाता है। सेटिस्फाई होने के बाद क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वो कंक्लूसिव एविडेंस है। एक बार ये आ गया उसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठेगा कंपनी बनी कि नहीं बनी या गलत। मान लो कुछ फॉर्म में गड़बड़ी भी थी और आरओसी से भी चूक हो जाए तो भी कंपनी तो बन गई है, और जो उसके ऊपर लिखा है बस वही माना जाएगा। वो याद है 6 जनवरी वाला केस, 8 को बनी थी लेकिन उसने सर्टिफिकेट पे 6 डाल दी थी, जुबिली कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस लुइस। तो जो सर्टिफिकेट पे लिखा है वही कंक्लूसिव एविडेंस है, फाइनल एविडेंस। इतना इंपॉर्टेंट है वो। उस सर्टिफिकेट पे एक और नंबर लिखा हुआ आता है, सिन, फुल फॉर्म बोलो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। क्या होता है ये? न्यूमेरिक के अल्फा न्यूमेरिक। पढ़ना आ गया था आपको? उसको कैसे पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया।
अच्छा, इस सिंध से तो दुनिया जहान की कंपनियों के आप निकाल लोगे, इंडिया की जितनी कंपनी सबकी जानकारी बस सिंध मालूम पड़ना चाहिए आपको। बहुत अच्छा। और एक बार कंपनी बन गई तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जल्दी बोलो। सेक्शन 9 बन गई ना कंपनी तो अपनी, कुछ बचा है क्या? अभी डॉक्यूमेंट आपको अंत तक संभाल के रखने हैं, जब तक वाइंड अप नहीं होता तब तक शुरू में जो डॉक्यूमेंट आपने आरओसी को दिए थे। और सेक्शन 447 बोलता है कि अगर शुरू में अगर आपने कोई झोल किया हो, घोटाला किया हो, और वाइंडिंग अप के समय अगर खुल जाए, तो वो सारे लोग जो गड़बड़ थी, जिन्होंने इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिए थे, वो सब क्या हो जाएंगे, फ्रॉड के रूप में लायबल होंगे और पनिशेबल हो जाएंगे। ये भी हो गया। और कुछ बचा है? हो गया। अब बताओ, एक बार कंपनी बन गई, सेक्शन 9 में इफेक्ट क्या है? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए नाम से जानी जाएगी, पहला। बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और अपने नाम से, हाँ, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ऑप्शनल, सब कुछ, और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू एंड बी सू हो सकती है, और प्रॉपर्टी अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। वही सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेक्शन 9 से निकले हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सब कुछ अपने नाम से कर सकती है। चलो भाई, ये हुआ। इसके बाद ये भी हो गया ना, E2, हाँ, ये भी पढ़ा। अब आओ आप, आओ फटाफट से, इसको तो फटाफट से कर लेंगे। जल्दी बताओ, बड़ा डॉक्यूमेंट कौन सा है, एमओए की एओए? क्या मैं एक नया टर्म दे रहा हूं आपको, उस क्लास में याद आया था, मुझे वहां पढ़ाया था। एमओए को मैं कंपनी का आईडी प्रूफ बोल सकता हूं, बोला था क्या आपकी क्लास में मैंने? नया वर्ड लाया मैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। अगर मैं लिखना मत, हाँ, किसी आंसर में मत लिखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए। क्या ये कंपनी का आईडी प्रूफ है? अच्छा बताओ, एमओए बड़ा था कि एओए बड़ा था रिलायंस का साइज में? मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से कौन बड़ा था? एओए में कितने पॉइंट थे रिलायंस के? 114, 100 के ऊपर थे, 100 सवा 100, किसी में 70, किसी में 60। इंटरनल मैनेजमेंट के तो बहुत सारे रूल हो सकते हैं, जितने चाहो उतने, पर एमओए का फिक्स फॉर्मेट है, 5 चीजें लिखते हैं कुल। उसमें से भी ऑब्जेक्ट क्लॉज थोड़ा बड़ा होता है, वो ना हो तो एक एक लाइन, 2-2 लाइन के सारे क्लॉज। एक तो नाम आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया, उसमें भी सिर्फ स्टेट लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट में 3 क्लॉज, 3 पॉइंट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी टू मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट। अदर में जो नहीं है वो पहले अदर में आएगा, उसके बाद मेन बनेगा, और अदर में जो है उसको कभी मेन में ला सकते हैं, लेकिन अदर में जो लिखा है उसको अदर में है इसलिए कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। टेक्निकली अदर ऑब्जेक्ट में लिखे हुए ऑब्जेक्ट आप कैरी ऑन कर ही नहीं सकते अनलेस जब तक कि उनको मेन में ना लाओ। ये उस स्टोर रूम में पड़े हुए सामान के समान है, जिनको कभी हम किचन में डब्बे में डाल के फिर बाद में तपेली में डाल के बना सकते हैं कुछ भी। समझ में आया बोलना क्या चाह रहे थे? 3 ऑब्जेक्ट। चौथा लायबिलिटी। अब वो लायबिलिटी 3 प्रकार से हो सकती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड या लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी। अच्छा, उसमें भी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स में, बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, और कैपिटल क्लॉज में कैपिटल में कौन सी कैपिटल लिखते हैं? सिर्फ ऑथराइज्ड। हाँ, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लिखेंगे, लेकिन ऑथराइज्ड। रिलायंस की कितनी थी अपन ने जो देखा था? 15,000 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1400 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू एंड 100 करोड़ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल 1500 करोड़ रुपए ऑफ ₹10 ईच। ऐसे 15,000 करोड़ रिलायंस की कैपिटल दिखी थी। रिलायंस का एमओए देखना हमारे लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा? आरओसी की वेबसाइट एक्सेस करना बेनिफिशियल रहा? चीजें प्रैक्टिकली दिमाग में घूम रही, ऑडियो विजुअल के साथ, शानदार। आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से? हाँ। तो भाई एमओए किसी को अगर नहीं आ रहे हो बनाने और हेल्प लेनी हो, मॉडल देखना हो, तो कहां से देखेंगे? आपको मॉडल्स को देखना हो तो फैशन टीवी लगाना पड़ेगा, या कोई ऐसा चैनल लगाना पड़ेगा, या कंपनीज एक्ट में भी मॉडल हैं जो मॉडलिंग करते हैं, अलग अलग टेबल्स पे मॉडलिंग करते हैं, और वो उस बिल्डिंग का नाम, जिस बिल्डिंग में टेबलें रखी है मॉडलिंग करने के लिए, उसका नाम है शेड्यूल फर्स्ट। 1 नहीं पढ़ना सिखाया था, शेड्यूल फर्स्ट या फर्स्ट शेड्यूल, ये दोनों चलेगा। 2 की ऑफ शेड्यूल फर्स्ट टू द कंपनीज एक्ट या शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट? 2, अपने बच्चे की प्रीपोजिशन की भी गलती नहीं है। तो शेड्यूल फर्स्ट टू द कंपनीज एक्ट गिव्स यू 10 टेबल्स, जिसमें से पहले 5 एमओए के हैं और अगले 5 एओए के हैं। टेबल ABCDE मॉडल एमओए है, और टेबल FGHIJ मॉडल एओए है। तो मॉडल एमओए के सीक्वेंस क्या है? टेबल A इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा गारंटी नॉट हैविंग, तीसरा गारंटी हैविंग, चौथा अनलिमिटेड नॉट हैविंग, पांचवा अनलिमिटेड हैविंग। नॉट हैविंग पहले एमओए में, नॉट हैविंग पहले। इधर आओ नीचे, FGHIJ एओए, एओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, F हैविंग शेयर कैपिटल गारंटी, G नॉट हैविंग शेयर कैपिटल गारंटी, H हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड, I
नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड जे, सही बोला दिव्यांश, सही बोला बेटा। एमओए में नॉट पहले हैविंग बाद में है, एओए में हैविंग पहले नॉट बाद, बराबर यही है। मैच द कॉलम खेला था अपन ने इसका, चलो ये भी हो गया। अच्छा, एओए इज अ डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एमओए गिव्स यू द ओवरऑल स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। क्यों आइडेंटिटी प्रूफ बोला मैंने? आईडी प्रूफ में कितनी चीजें लिखी रहती है बताओ? नाम, पिता का नाम, ब्लड ग्रुप, पता, जरूरी जानकारी, फोन नंबर, कि कल को इसकी लाश रास्ते पे पड़े मिल जाए तो सीआईडी को मशक्कत नहीं करना पड़े ढूंढने में कौन है क्या है, या कभी बीमार पड़ जाए आदमी गिर जाए तो लोग उठा के ले जाएं अस्पताल में, तो चेक करने में 15 मिनट लगाने के बजाय सीधे उस पर लिखा है ए पॉजिटिव तो डायरेक्ट ही चढ़ा देंगे ए पॉजिटिव, बोलो हाँ। फायदा समझ में आया? आईडी कार्ड क्यों दिया जाता है ना? हाँ, तो आईडी कार्ड नहीं लिखा है क्या? कोई बात, वो तो हमने चूस लिया ना पूरा। पढ़ा के सब टीचर कौन चूस लेते हैं बेटा बच्चों का? भारत में जितने भी टीचर हैं। वो बात अलग है कि वो पुराना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सक करके आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते, ज्ञान भरा हुआ, विजडम भरा हुआ। कैसे बात बनाई? हाँ। क्या बोल रहे? सर्कुलेटरी सिस्टम है वो। क्या बोल रहा था जल्दी बताओ। ऐसे मत देखो यार, कभी देखा नहीं क्या किसी को बिना चश्मे में? इधर से देखे जा रहे हो, मेरे को सब दिख रहा नजर आ रहा है। ये कनिष्का आगे बैठी है, पीछे जानवी बैठी, सब नजर आ रहा है मेरे को अच्छे से। हाँ, ये 10 है, ये टोटल तूने जितने भी दिखाया लेकिन टोटल 10 होते हैं, सही बोला। क्या बोल रहा था? अच्छी चीज। हाँ, तो एमओए में कितनी चीजें लिखी रहती है? बहुत सारी, कि काम की 5 चीजें सिर्फ। लवी समझ में आया? उसको देख के आप कंपनी के, मैं पूछूंगी यार ये एबीसी लिमिटेड बताओ, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो कौन सी आइडेंटिटी जिससे आप पता लगाओगे? एओए में थोड़ी जाओगे, एमओए के लायबिलिटी क्लॉज में देख के बताओगे। तो आईडी प्रूफ कौन है कंपनी का? एमओए। तो एमओए किसको किससे कनेक्ट करता है जल्दी बोलो? कंपनी को आउटसाइडर से भी कनेक्ट करता है और कंपनी को अपने अंदर के लोगों से। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एमओए बाइंड्स अ कंपनी विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स। शार्प बच्चों, बिजनेस स्टडीज के स्टेक होल्डर वर्ड बोला तो समझ गए, यूनिवर्सल सेट का नाम लिया मैंने, सब आ गए स्टेक होल्डर में। मैं बोल सकता हूं एमओए बाइंड्स द कंपनी विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, पक्का, जिसमें गवर्नमेंट आ गई, कंज्यूमर आ गए, सेबी आ गई, अथॉरिटीज आ गई, शेयर होल्डर आ गए, इन्वेस्टर आ गए, सप्लायर आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, सब आ गए स्टेक होल्डर में। और एओए बाइंड्स द कंपनी विथ इट्स मेंबर्स एंड मेंबर्स इंटरेस्ट है, बराबर। इनफैक्ट ये रिवीजन भी पढ़ाने जैसी स्टाइल है। कुछ लोग तो पढ़ाते ही ऐसा है, यही पढ़ाना होता है, अपन जिसको रिवीजन बोलते हैं ना, उनका पढ़ाना ऐसा होता है। सही में अपन पुजारा स्टाइल में खेल खेलते हैं, लोग को लगता है कि T20 ही एकमात्र क्रिकेट है। समझ में आया? हाँ, चलो वापस आओ। क्या बोला? अपन इनकी चिरफाड़ा में जाते हैं ना अंदर, एक एक वर्ड बाय वर्ड की, इसलिए अपने को टाइम लगता है। हाँ, ये हो गया एमओए। तो बड़ा कौन है बताओ? ये एमओए है, और इसी गोले में एक और गोला बनाया, ये क्या है? और ये एक और गोला बनाया, ये क्या है? फिर ये गलती कर दी आपने। ये जो बड़ा गोला था ये कंपनी एक्ट था, उसके अंदर वाला गोला एमओए था, उसके अंदर वाला गोला, तो बताओ कौन किससे छोटा? एओए एमओए कंपनीज एक्ट दोनों से छोटा, और एमओए कंपनीज एक्ट से छोटा, उसके अंडर में। बन गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा। चलो डायग्रामेटिकली बन गया आंखों के सामने। अब आगे प्रश्न ये है कि हो गए सारे पॉइंट, हो गए इससे रिलेटेड, कुछ बचा? हाँ, डेफिनेशन। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सेम डेफिनेशन आर्टिकल्स की, बस मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल वर्ड। चलो ये भी हो गया। एंटेंचमेंट प्रोविजन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर आपको ऑल्टर करना हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स को, एमओए में क्लॉज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं एओए में। आर्टिकल्स को ऑल्टर करना हो तो किससे होता है? जनरली एक्ट के हिसाब से, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक, अब रेजोल्यूशन कितने प्रकार के बताए? 3। कौन से? हाँ, ऑर्डिनरी, स्पेशल और यूनानिमस। सुनना, तो ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? जिसमें ना बोलने वालों की संख्या से हाँ बोलने वालों की संख्या एक ज्यादा हो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1। स्पेशल रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3n। और यू आर यूनानिमस किसको बोलते हैं? n इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न ये है कि आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन एसआर से होता है, मतलब 75% लोगों के हाँ चाहिए बोल सकता हूँ, 3/4 मेजोरिटी,
या ना बोलने वालों की संख्या से हाँ बोलने वालों की संख्या 3 गुना होनी चाहिए, ऐसा बोल दो, ये हो गया। पर अगर ये अपने आप में एक रिस्ट्रिक्टिव तरीका है, इससे भी मोर रिस्ट्रिक्टिव तरीके से हम अगर कुछ कर दे, ऐसी खाई खोद दे अपने आर्टिकल्स के आसपास कि उनका ऑल्टरेशन ही और कठिन हो जाए, तो क्या इसका मतलब हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया एओए के उन पॉइंट्स में? तो पूरे एओए पे डाला जाता है या किसी किसी पॉइंट पे भी डाल सकते हैं? पूरे पे भी डाल सकते हैं, किसी किसी पॉइंट पे भी डाल सकते हैं। और जैसे ही डालेंगे तो अच्छा मालूम कैसे पड़ता है कि डाल दिया एंट्रेंचमेंट? अच्छा, ट्रेंच यानी खाई, एन यानी खोदना, मेंट यानी नाउन फॉर्म, खाई खोद देना, ये किसी को बताने का नहीं मीनिंग। जोश जोश में आपने आपके दोस्त को बता दिया, देख एंट्रेंचमेंट ऐसा बना है, इससे बना है, प्लीज। हाँ, कि वो जाके अपने टीचर को बताएगा कि सर इसका ये मीनिंग होता है, टीचर ताड़ जाएगा और बोले हाँ ऐसे भी बता सकते हैं बच्चे को, तो वो बताना चालू कर देगा अगली बार से, तो फिर तो मर ही जाएंगे ना। होशियारी नहीं माना कहीं पे। आपको मैंने बोल रखा है मेरे एग्जाम्पल का अधिकार आपको है, टीचर बनो, यूज कर लेना उस दिन, काम ले तो ठीक, नहीं ले तो आपकी अपनी अपनी परवरिश है, समझ रहे बात। लेकिन किसी और को नहीं बताने का है। यूट्यूब पे नहीं डाल देता अभी तक इतने सारे वीडियोस, ये तो डर है एकमात्र कि सब कॉपी कर लेंगे। उतना ही डालता हूं जो मेरे को मालूम है कि नॉर्मल है, तो कोई भी पढ़ाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? अच्छी चीज एंटेंजमेंट, तो ये पूरे एओए पे डलता है या उसके पॉइंट पे भी डल सकता है? जब पूरे पे चाहो तो पूरे पे। अच्छा, पूरे पे कौन डालेगा ऐसे? और एक बार डाल दिया तो क्या हो जाएगा, उस तक एक्सेस और उसको जाके ऑल्टर करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक आध एग्जांपल तो पूछो, ऐसा क्यों करते हैं? मान लो कंपनी का नाम है बड़जात्या बिल्डर्स लिमिटेड, और ये कंपनी बनाई हमने साल 1977 में, जैसे रिलायंस बनी थी 1973 में, 1977 में बनाई। और उस कंपनी में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट हुआ, और हमारे आर्टिकल्स में एक लाइन लिखी हमने कंपनी बनाते टाइम कि मिस्टर सौरभ बड़जात्या विल बी द परमानेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब ये लाइन कहां डाल दी? एओए में। इसका मतलब बाकी सब डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर होंगे पब्लिक में कुछ कुछ, पर वो 1/3 जो परमानेंट है उनमें से मेरा नाम लिख दिया। अब मैं कभी भी रिटायर नहीं होऊंगा इस कंपनी से, मेरे को कोई हटा नहीं सकता जब तक भी मैं खुद रिटायर नहीं हो जाऊं या खुद रेजिग्नेशन नहीं देता हूं। आ रही क्या बात समझ में? और इस पॉइंट को एओए में डालने के बाद एंट्रेंचमेंट कर देंगे। अब एंट्रेंचमेंट हो गया तो एओए से ये पॉइंट कभी हटेगा नहीं। आज ज्यादा मजा आया मुफद्दल इस बात पे आपको? थैंक यू बोलो, नहीं बोलेगा? हाँ, एंट्रेंचमेंट डाल दिया। अब मजा ये है कि 10 साल बाद कुछ शेयर होल्डर्स की इच्छा है कि यार सौरभ बड़जात्या को डायरेक्टर के पद से हटाया जाए, तो उन्होंने कंपनी की मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना सौरभ बड़जात्या को हटाया जाए। तो सारे लोगों ने, जितने 1000 मेंबर्स थे सबने, जितने डायरेक्टर थे सबने, मेरी वाइफ थी उसने भी, सबने बोला हाँ हटाओ इसको, हटाओ साले, हटाओ हटा। पर उस कंपनी में एक शेयर मैंने भी ले रखा था, जब मैंने बनाई है तो एक शेयर तो रखूंगा कम से कम, तो मेरी भी कंसेंट चाहिए, क्योंकि हमने एंट्रेंचमेंट कर दिया था इस प्रोविजन को एओए में। और मैं मना कर दूंगा कि नहीं सौरभ बड़जात्या को नहीं हटाया जाएगा, और चूंकि n = 0 नहीं n = 1 है समझ में, इसलिए प्रस्ताव पास नहीं होगा। प्रस्ताव पास नहीं होगा तो एओए में से ये पॉइंट हटेगा नहीं। समझ में आ गया? बड़े बड़े लोग रिलायंस में क्या करते हैं, तो बाप की बपौती बनी हुई, कोई हटा ही नहीं रहा इतने साल से। 1977 में अपॉइंट हुए थे, आज 2023 हो गया, 46 साल से डायरेक्टर है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि हटा ले। क्यों? आप कुछ बनाते हो तो आप चाहते हो ना कि हाँ देखो यार, कई बार ऐसा होता है आदमी जो कुछ खुद तैयार करता है दूसरे लोग अक्वायर कर लेते हैं, धीरे से अपने को ही बाहर कर देते हैं, तो आदमी को अपनी सेफ्टी करके तो रखना पड़ेगी ना यार। ऐसे एंटेंचमेंट के प्रोविजन भी डाल देना चाहिए। मजा आया? चलो आगे सुनो, मस्ती में रहने का है। आगे क्या? एंट्रेंचमेंट डाल दिया आपने। अब ये एंट्रेंचमेंट डालते कैसे हैं? तो बोले अगर कंपनी के शुरू में ही डालना हो इनकॉर्पोरेशन के टाइम, तो प्रमोटर शुरू में ही डाल देते हैं, वही स्टार्टिंग को शुरू बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना? बोले स्टार्टिंग में भी डाल सकते। मैंने कहा शुरू में भी डाल सकते हैं, बोले हाँ, और स्टार्टिंग में भी डाल सकते। अच्छा, आपने ओरिजिन इनिशियल ऐसा नहीं बोला, ये तो 3-4 पॉइंट बन जाते हैं। ये तो हुआ है, तो ओरिजिनली जो फ्रेम कर रहे हो तब डाल दो, या फिर बनी बनाई कंपनी में बीच में कभी डालना हो तो डाल सकते हो। तो पब्लिक लिमिटेड में एसआर से डालोगे, एसआर पास करके एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालोगे एओए में अमेंड करके, और प्राइवेट लिमिटेड हुई तो यूआर से, यूनानिमस कंसेंट से एंट्रेंचमेंट डालोगे। तो यूनानिमस से ही एंट्रेंचमेंट डालेगा और यूनानिमस से ही कभी ऑल्टरेशन होगा। अच्छा, मजे की बात यह है
कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बेंचमार्क दिया था कि भाई ओआर से बड़ा, ओआर से टफ एसआर, एसआर से टफ यूआर, पर एसआर और यूआर के बीच में भी तो बहुत सारी जगह हैं। मान लो हमारी कंपनी के, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पहली बार सुन रहे हो कुछ मैं बोल रहा हूं, अभी याद आया एकदम। हमारी कंपनी का नाम बड़जात्या बिल्डर्स लिमिटेड, इसके एओए में आर्टिकल नंबर 42 में लिखा है कि मिस्टर सौरभ बड़जात्या विल बी द परमानेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ही कैन बी, एंड दिस आर्टिकल कैन बी ऑल्टर्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ 90% शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बोलो इसको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे, क्योंकि एसआर में कितनी चाहिए? 75%, और हमने यहां पे कितना लिखा है? 90%। क्या 90% इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन 75%? है समझ में? तो कहीं आप गलत चीज पकड़ के नहीं बैठ जाओ कि एसआर से बड़ा यूआर ही होता है। एसआर से बड़ा यूआर बेंचमार्क के लिए, 75 के आगे सीधे राउंड ऑफ 100 है इसलिए, लेकिन एसआर से बड़ा यानी 75 से बड़ा 80 भी होता है, 85, 90, 92, 93, 95, 98, 100 भी होता है। समझ में आया? इसलिए प्रॉपर वर्ड तो यही लिखना पड़ेगा। यूआर समझाने के लिए था, लिखना क्या पड़ेगा कि सर्टन क्लॉजेस, सर्टन आर्टिकल्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल बी ऑल्टर्ड ओनली बाय प्रोसीजर्स विच आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब बोलो ये लाइन सही हुई कि नहीं हुई? इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये एकदम परफेक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ, पक्का? अगर ये भी समझ में नहीं आया है, इससे सिंपल नहीं हो सकता है, पॉइंट ढूंढ लेना जितना भी यूट्यूब पे ढूंढना हो, ये नहीं आया तो फिर रिकंसिडर करने की जरूरत है। पूछो क्या? ये फैसला कि आपने सही लाइन चुनी है कि नहीं चुनी। कभी कभी हम अपनी योग्यताओं से ज्यादा चुन लेते हैं कुछ, फिर नहीं आता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम भाग्य को दोष देते हैं या फिर सामने वाले पर डाल देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत योग्य हूं, इनको ही नहीं आया पढ़ाना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस केस। बोलो हाँ। ये लास्ट लेवल था, इसके अलावा कोई धागा उधेड़ ही नहीं सकता इस पॉइंट का, गारंटी, मेरी लिखित गारंटी। चलो बढ़े आगे। अब एमओए में डिफरेंस तो खुद ही करेंगे, डिफरेंस बिटवीन तो पढ़ने का नहीं होता है, कर लिया। अब फटाफट से बताओ, 3 डॉक्ट्राइन है, 10-5 मिनट है, 3 डॉक्ट्राइन फटाफट। ये तो भी ताजा ताजा करा है, इसका तो क्या ही रिवीजन, जल्दी से बता दो। अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है? बियॉन्ड द पावर्स। कोई भी काम बियॉन्ड द पावर्स हो वो कैसा है? अल्ट्रा वायर्स। नल एंड वॉइड एब इनिशियो। इफेक्ट बोलो, इफेक्ट। डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे, इंजंक्शन लगवा सकते हैं आउटसाइडर भी और कंपनी भी। 2, कंपनी सू नहीं कर सकती और कंपनी के ऊपर कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन की सूट फाइल नहीं हो सकती, और क्रिमिनल एक्शन ली जा सकती है उनके खिलाफ जिन्होंने गलत किया है। अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन में कॉर्पोरेट बिल उड़ जाती है, लाइन पूरे इंडिया में आप डाल के आओगे, काउंटर एंट्री मार के, है ना, ये तगड़ी लाइन थी। और ट्रांजेक्शन वॉइड एब इनिशियो होली होता है। तो एनीथिंग दैट ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायर्स। अब इफेक्ट बताओ, अल्ट्रा वायर्स कितने प्रकार से होता है? अल्ट्रा वायर्स द बोर्ड, इंट्रा वायर्स द कंपनी, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, और तीसरा अल्ट्रा वायर्स द स्टैट्यूट। कोई भी लॉ हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या अथवा और भी कोई लॉ हो, उसके भी आगे जाके, जैसे मैंने स्मगलिंग कर ली किसी कंपनी ने, तो वो अल्ट्रा वायर्स द कंपनीज एक्ट है या अल्ट्रा वायर्स द आईपीसी इंडियन पिनल कोड है? तो वो भी तो एक स्टैट्यूट ही है, कानून ही है, तो लॉ के बाहर ही किया ना आपने, वो काम जो नहीं कर सकते वो कर लिया। अब अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन में कंपनी लाइबल होती है क्या 1 रुपए के लिए भी? और अभी एक बात अपन ने पढ़ी ली थी, पैसा पड़ा हो कंपनी के पास अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड थर्ड पार्टी का, तो वो मांग सकता है पैसा, क्योंकि कंपनी उस पैसे की ओनर नहीं है, और खर्च हो जाए तो जितना बच गया उतना मांग सकता है। लेकिन अगर पूरा खर्च हो जाए तो फिर वो पैसा डायरेक्टर से ही मांगो आप कंपनी से, मतलब वहां पर वो पैसा कंपनी का हो गया, है ना। वो फिर तब जाके लगाया था मैंने मीठा मीठा और कड़वा कड़वा, आपको याद है। चलो ये हो गया अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन और ये उसके इफेक्ट हो गए, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, आपने पहले ही पढ़ लिए। अच्छा, इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन रेटिफाइबल है और कौन से नॉन रेटिफाइबल है? बोले अल्ट्रा वायर्स द एमओए और अल्ट्रा वायर्स द एक्ट स्टैट्यूट, ये तो रेटिफाई ही नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन इफ ऑल द मेंबर्स अग्री यूनानिमसली, तब भी नहीं। लेकिन इंट्रा वायर्स द कंपनी, अल्ट्रा वायर्स द बोर्ड हो तो बोल। अच्छा, मजे की बात यह है कि मान लो कंपनी का बोरोइंग पावर 10 करोड़ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोरोइंग पावर 5 करोड़ है, और उन्होंने 6 करोड़ का लोन ले लिया, तो ये किसमें जा रहा है? अल्ट्रा वायर्स द बोर्ड पर इंट्रा वायर्स द, और इसको रेटिफाई नहीं कर रहे लेकिन मेंबर, अब क्या होगा? तो फिर ये तो पूरा अल्ट्रा वायर्स, जब रेटिफाई कर नहीं रहे हो तो अल्ट्रा वायर्स है, और अल्ट्रा वायर्स द बोर्ड भी है तो अल्ट्रा वायर्स, तो इस 6 करोड़ का होगा क्या? 5 करोड़ कंपनी चुकाएगी और 1 करोड़
मना कर देंगे डायरेक्टर। तो लॉ बोलता है अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा ही वॉइड होता है अब इनिशियो, होली, पार्शियली वॉइड नहीं होता। आईसीआई ने मिस्टेक की एक जगह, बाद में उन्होंने अपनी मिस्टेक सुधारी, बाद में आरटीपी क्या होता है, आरटीपी के कुछ आंसर आप देखोगे जो गलत होंगे। मानो 2018-19 की कोई आरटीपी, उसमें आपने देखा तो आईसीआई के आरटीपी और उनके आंसर है, सर तो कुछ और बोल रहे थे और यहाँ कुछ और है आंसर। पर उसी आईसीआई की 2020 की, 21 की, 22 की आरटीपी देखोगे तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और आंसर अलग आएगा। तब आप खुद ही कंफ्यूज होगे कि आईसीआई ने सिमिलर क्वेश्चन में यहाँ आंसर दिया, यहाँ आंसर दिया है। तो कुछ गलतियां आईसीआई ने शुरू में की है, बाद में उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने, पर वो कभी सॉरी लिख के भेजते नहीं है। कुछ लोगों में ऐसे ईगो रहता है ना कि गलती हो जाए तो बताना नहीं कि हो गई, सॉरी बोलने से और ध्यान जाता है कि करी थी, दग गई हो गया, हो तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, हो गई। ऐसे जो बदमाश लोग होते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जिनका नेचर खराब होता है, चंट चालाक, वो करते हैं ऐसे। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो क्लीन कॉन्शियंस वाले होते हैं, 1 मिनट में सॉरी बोलते हैं, यार वो गलत हो गया था, प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लेना, ये ऐसा है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई छल कपट नहीं, ऐसा अप्रोच अपने को समझ में आता है। ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात। हाँ क्या बोल रहा था, ये हो गया पूरा अल्ट्रा वायर्स। चल कंस्ट्रक्टिव नोटिस किससे बना, जल्दी बताओ। कंस्ट्रू यानी डीम्ड, प्रिज्यूम्ड, इम्प्लाइड, अंडरस्टूड। एमओए क्या है किसी भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट। एज सुन एज द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड द MOA becomes public document. Anybody can read them by payment of nominal fees, and therefore it is presumed that every person dealing with the company has read and understood the MOA AOA in their true perspective. Keywords true perspective के साथ, ठीक। और अगर किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा हो तो ये उसके प्रॉब्लम में लॉ प्रिज्यूम करके चलेगा, इम्प्लाइड मान के चलेगा, कंस्ट्रू करके चलेगा कि आपको नोटिस है, आपको सूचना है, नहीं है तो आप जानो, हम तो मान के चलेंगे। नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब किसकी जिम्मेदारी, यहां पे कौन फंस रहा है, आउटसाइडर फंस रहा है। चलो केस लॉ, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस रामामूर्ति। उधर केस लॉ एशबरी रेलवे कैरियज आयरन कंपनी वर्सेस रिची। फिर दूसरे भी थे, वो इंजंक्शन में अलग था, और तीनों चारों। चलो इंडोर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि माना कंस्ट्रक्ट। अच्छा इंडोर मैनेजमेंट जब भी पढ़ो ना, या जब भी लिखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रेफरेंस के साथ शुरू होगा वो। बेसिकली इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस उस रिले रेस के दोनों धावक है, जिस रिले रेस में एक जब दौड़ के दूसरे के हाथ में बैटन थमाता है तो दूसरा आगे बढ़ता है। आप कभी भी इन डॉक्ट्राइन की सीक्वेंस में अल्ट्रा वायर्स के बाद पहले इंडोर मैनेजमेंट बाद में कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं पढ़ सकते। देखा, देयर इज ए लॉजिकल सीक्वेंस। जहां सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, ऊपर नीचे लिखो चलेगा, लेकिन यहां सीक्वेंस है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़े बगैर आपको इंडोर मैनेजमेंट का महत्व समझ में नहीं आएगा। देयर इज ए सीक्वेंस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बाद आपको समझ में आ गई कि भाई बाहर वाले की गलती कि उसने पढ़ा क्यों नहीं। फिर धीरे से इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि बाहर वाले ने नहीं पढ़ा, ये उसकी गलती है। तो अगर बाहर वाले ने जो जो पढ़ने जैसा है और जो बाहर बाहर है दरवाजे के बाहर, वो पढ़ लिया हो और उसमें लिखी हुई बातों से अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया हो, और फिर अंदर क्या हुआ ये उसको नहीं मालूम हो, तो अंदर की बात की उसको जानकारी नहीं है, इसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। और वहां फिर हम उस आउटसाइडर को क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट। क्योंकि इनडोर बंद दरवाजों के बीच में जो मैनेजमेंट हो रहा है उसकी जानकारी बाहर वाले को है, इस बात को प्रिज्यूम या कंस्ट्रू करना ये तो अन्याय है। वो कैसे जानेगा बेचारा, है तो चार दीवारी के बीच की बात है, बोलो हाँ। तो वहां उसको प्रोटेक्शन मिलती है किसकी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पढ़ा था परसों से अपन ने, है ना। और ये जो इंडोर मैनेजमेंट है इसकी प्रोटेक्शन कब नहीं मिलती, जब हम वापस कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे पहुंच जाते हैं, जब उसको इरेगुलरिटी का नॉलेज ही हो अथवा सस्पिशन भी हो। सस्पिशन मतलब शंका कि कुछ तो भी इरेगुलर है। अब वो कैसे नॉलेज होगा उसको, या तो पता हो या फिर वो उस पोजीशन में है कि हम मान के चलेंगे देखो तो पता थी, इनसाइडर ही हो, डायरेक्टर या मेंबर ही हो। आया दूसरा नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स। जब आपने एमओए एओए ही नहीं पढ़े तो फिर आप चाहे माना कि वो अंदर की बात थी, लेकिन अगर आपने वो ही नहीं पढ़े हैं तो इस गलती का खामियाजा ये है कि आपको इंडोर मैनेजमेंट का फायदा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा फोर्जरी, स्पेशल केस। माना कि आप बिल्कुल सही है, एकदम क्लीन, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, फिर भी जाली दस्तावेजों के कागजों को सरकार किसी प्रकार से वैलिडेट नहीं कर सकती। फोर्जरी यानी जाली सिग्नेचर के कागज, ठीक, किसी भी तरह से वैलिड नहीं होंगे। और आखिरी नेग्लिजेंस। अगर तो लापरवाह था, पता लगा सकता था या पता लगने के चांसेस थे तो उन्हें ध्यान नहीं दिया, पता नहीं लगाया अंदर काम, तो फिर वहां पर गलती तेरी मानी जाएगी। बोलो पूरा आया। चलो भाई, दो प्रकार की कैपिटल बताओ, इक्विटी प्रेफरेंस, जिसमें
वाइंडिंग के समय रिपेमेंट की और डिविडेंड देने की प्रेफरेंस मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस। और जो प्रेफरेंशियल नेचर के नहीं होते उसको हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। इसके अलावा ये जो कैपिटल इसके कितने प्रकार होते हैं, तो बोले जितनी हमने एमओए में लिखी उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड। तो ऑथोराइज बोलो, नॉमिनल बोलो या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, एक ही बात है। उसके बाद उसमें से जितनी हमने इशू कर दी वो इशूड। जैसे 10 करोड़ शेयर्स हैं तो हमको पूरे 10 करोड़ शेयर इशू नहीं करने, अभी 5 करोड़ करने, तो 5 करोड़ क्या हो गई इशूड, और बची भी 5 करोड़ अनइशूड बोल सकते, उसको कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक। रिजर्व बोल दो उसको, क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं शायद, है ना, रिजर्व कैपिटल, आई डोंट रिमेंबर क्या बोलते हैं। फिर इशूड में से जितनी जनता ने ली वो सब्सक्राइब, उसमें जितना पैसा आया वो पेड अप, जितना नहीं आया वो अच्छा उसमें से भी कॉल्ड अप में से होता है, जितना आपने कॉल किया वो कॉल्ड अप, और उसमें से जितना आ गया वो पेड अप, और जितना नहीं आया वो अनपेड। ऐसा पूरा खेल ही अपन ने पढ़ रखा। और इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस भी हम, ये तीसरी बार हो गया अपना इसी लिहाज से। तो इस तरह से हमारा फाइनली कंपनीज एक्ट पूरा हुआ।